हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे पॉडकास्ट में जुड़ गई हैं एक ऐसी अभिनेत्री जो मैं कहूँगा भारतीय सैटेलाइट टेलीविज़न की फर्स्ट एक्ट्रेस हैं, क्योंकि के ड्रामा का जो इन्होंने कहानी शुरू किया, वो ससुराल सिमर का से जाकर ओटीटी शो से जाकर अभी जाने अनजाने हम मिले से शुरू हुआ है। तो मेरे साथ है जयती भाटिया मैडम। नमस्ते, नमस्ते आप तो सबको। थैंक यू अमित जी। वेलकम टू माय शो मैम। थैंक यू। तो जयती जी बताएँ कि मुझे याद है कि जब मैंने टेलीविज़न देखना शुरू किया था तो आपका एक शो आता था, उसका प्रोमो आज भी मुझे याद है, कन्यादान। हाँ जी। किरण खेर के साथ झूले में झूलती हुई आप। तो आई थिंक वो 99-2000 का दौर था जब तक क्योंकि नहीं आया था। जी। तो क्योंकि से पहले के टेलीविज़न जो शोज़ हुआ करते थे, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव थे। कहानियाँ में ढाँ-ढाँ मद्रास इफ़ेक्ट नहीं होता था। वैसे आपका मद्रास इफ़ेक्ट ससुराल सिमर का आज भी एक आइकॉनिक शो है। माताजी इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? आई वांट टू टेक यू बैक टू द 99-2000 जब यू स्टार्टेड योर करियर। दिल्ली में आप पूरा पढ़ लिख के अपनी अभिनय की पढ़ाई करके आए थे एंड आपने अपना पहला शो जो किया था, तो कैसा था वो दौर 90s का जब आपने अपना करियर शुरू किया था टेलीविज़न का? सारा खेल तो नंबरों का ही है ना। आदमी सिर्फ पास हो जाए इतना काफी नहीं है। मैं 1996-97 में मुंबई आई और आते ही मैंने कभी थिएटर नहीं छोड़ा। मैं अभी जी। भी थिएटर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरा रियाज़ है और जहाँ से जो मैं सीख के आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कुछ वापस करूँ। और जब मैं मुंबई आई तो मैंने यहाँ पर फ़िल्मों में कोशिश की थी जी। और लेकिन मैं उस वक़्त जो फ़िल्म के हीरोइन के या जो भी कुछ एक 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 खाका था, वो बड़े पर्टिकुलर थे उस वक़्त। आजकल तो बहुत तरह के रोल्स हो गए हैं, जी। बहुत तरह के लोग चीज़ों में फिट इन हो गए हैं। हुँ। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एक ही तरह के एक हीरोइन्स आया करती थी, खूबसूरत, ग्लैमरस, और उसमें मैं कहीं फिट नहीं बैठती थी। जी। तो मुझे फ़िल्मों में मैंने 1 डेढ़ महीना कोशिश की और फिर मैंने कहा अब मैं टेलीविज़न करना चाहती हूँ। जी। क्या आप सचमुच कविताएँ लिखती हैं? जी नहीं, मेरी सारी कविताएँ मेरे नाम तक आकर रुक जाती। और मैंने स्वप्ना वाघमारे जी को कहा, जो डायरेक्टर भी हैं, कि मैं अब टेलीविज़न करना चाहूँगी, आप मुझे मिलवाइए किसी से। हुँ। तो उन्होंने मुझे एकता कपूर जी से मिलवाया, उनकी मदर से मिलवाया और मेरी कास्टिंग हुई उनके शो इतिहास। जो एकता कपूर का पहला शो था। जो पहला डेली सोप था उनका जी। फॉर दूरदर्शन। दूरदर्शन। और उसमें मैं एक सेक्रेटरी का रोल कर रही थी, जिसका बड़ा अच्छा लंबा-चौड़ा रोल था, जो बाद में नेगेटिव भी बन जाती है। आपको परोपकार और समाज सेवा के साथ जोड़ना, बस इतना ही। और आप सोचिए उनकी जो विज़न है कैसा था कि उन्होंने मुझे कन्यादान में कास्ट किया विदाउट एनी ऑडिशन। उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि ऐसी कहानी है और मैं तुम्हें कास्ट करना चाहती हूँ एज़ कविता। कविता, चलो 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 बेटा, चलो। देखो, नर्वस होने की कोई बात नहीं है। और वो मेरे लिए एक आइकॉनिक शो बना, जिसमें मेरी किरण खेर मदर थी, जिसमें कहानी इतनी प्रोग्रेसिव थी कि एक लेडी जी। जिसकी शादी से पहले एक बच्चा हो जाता है जी। और फिर उस ज़िंदगी को भुलाकर वो इस फैमिली में आती है और उसकी फैमिली की बड़ी बेटी ये है, जो बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी लड़की है और उनकी ज़िंदगी में एक बवाल लेकर आती है। उनकी जो पहले बच्ची थी, जी। जो नाजायज़ बच्ची थी, और कैसे ये सारे मिलकर एक साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं एज़ अ वुमन पावर, दे सपोर्ट ईच अदर। और लड़की अपने माँ को सपोर्ट करती है। जब उसे पता चलता है इस बारे में, तो वो कहती है कि ऐसा हो सकता है, अगर आपके साथ ऐसा होता तो हम एक्सेप्ट करते ना, जी। तो मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ है तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे। जी। और किस तरह से आखिर में जाके किरण जी का किरदार जो था, वो अपनी बेटी का कन्यादान। तो मुझे ऐसा लगता है कि 99 से पहले टेलीविज़न ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। ये जब से 2000 में हम नई सदी में बदले, टेलीविज़न थोड़ा उल्टा चलने लगा। आपको लगता है ऐसा? नहीं, पहले क्या था कि पहले ना कहानियाँ उतनी ही बनती थी। जब डेली सोप्स हमारे आने शुरू हुए, जी। सारा भी ऐसे ही था, लेकिन ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बड़ा प्रोग्रेसिव शो था। जी। ज़ी टीवी एक टाइम पर बहुत ही प्रोग्रेसिव चैनल था, जिसमें ऐसे शोज़ आते थे। फिर जब ये क्योंकि और कहानी और कसौटी ये आने लगे, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग टेलीविज़न का एक्सेस नहीं था। हुँ। लेकिन जब ये घर-घर तक टेलीविज़न पहुँच गया, घर-घर जी। तक कहानियाँ पहुँचने लगी, तो ये एस्पिरेशनल शो बने कि जो घर में नॉर्मल मिडिल क्लास औरतें थी जी। या लोअर मिडिल क्लास औरतें थी, वो बैठकर ये बड़े-बड़े वीरानीज़ को और क्या बोलते हैं अग्रवाल्स को और ये मौलाई बासूज़ फैमिली को भी देखते थे कि सब खूबसूरत सजे हुए हैं, उनकी लाइफ में बहुत पैसा है, बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन चैलेंजेस वही है जो हर औरत की होती है हर घर में, कि फिर फैमिली पॉलिटिक्स है, आगे बढ़ने नहीं दिया मेरा जा पति रहा। सिर्फ मेरा है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आज शुरू हुआ?
ये ये सौतन फैक्टर जो था ये सावन कुमार टाक की फिल्मों जी, से जी, जी। सीरियल में कहाँ क्योंकि पहुँचा? वो तो क्योंकि देखिए जब तक आप ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाओगे, तब जी। तक कहानी नहीं बनेगी। हमारी ज़िंदगी अगर रोज़ सुबह से लेकर रात तक ऐसी चलती तो हम बोलते हैं हम क्या जिए? अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मेमोरेबल नहीं रहता। जी। तो किसी को इंटरेस्ट दिखाने के लिए आप थिएटर ले लीजिए, आप शेक्सपियर के प्लेस ले लीजिए, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा होता ही है। जी। ये तो लोग बैठकर कहानी नहीं देखेंगे। जी। हम जब कोई किताब पढ़ते हैं, जब तक उसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट टर्न्स नहीं आते हैं, तो आप क्या दिखाएँगे? एक फैमिली में जब आप दिखाते हैं, मैं जब आज एक बुआ का किरदार करती हूँ, जाने-अनजाने हम जी। मिले में, मुझे आप ही के घर में बहू बनाकर भेज दिया। तो मैंने अपनी 3 अपनी अपनी बुआओं में से, अपनी बुआ सास में से और मैंने दुनिया की जो इतनी बुआ देखी उसमें से इंस्पिरेशन लिया है, कि कैसे ये फैमिली को चाहे वो हर बुआ ना हो, वो मासी भी हो सकती है, वो मामी भी हो सकती है, वो चाची भी हो सकती है, जी। लेकिन उन किरदारों में से ही मैंने अपना किरदार बनाया है, जो कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। बहुत नीची गिरी हुई बातें कही तुमने मेरे बारे में। या उनको लालच होता है पैसों का, हुँ। या वो लोगों को फैमिली में अपने एक्सपर्ट कमेंट देकर, अपना एक नजरिया दिखाकर फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसको मजा आता है उन किरदारों को। तुम ऐसा कुछ मत करो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारा घर, हमारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे, सब बर्बाद हो जाएगा। और जो अच्छे किरदार होते हैं, जो संभालने वाले किरदार होते हैं, वो फैमिली को संभालते जाते हैं, जैसे कि हमारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। इस तरह के ड्रामा तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। लेकिन उस ड्रामे का निचोड़ क्या निकलता है? उन ड्रामों का निचोड़ ये निकलता है कि हम एक कड़वी दवाई को हम मीठे में लपेट कर आपको खिलाते हैं और ये बताते हैं कि सिर्फ घर में नहीं बैठना है, दुनिया को देखना है, दुनिया को समझना है, दुनिया जैसे चल रही है अपने जड़ों को ना छोड़ते हुए कैसे अपने दिमाग में अपने आइडियाज को मॉडर्न बनाना है, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे के ड्रामा थे, जी। वो सारे ही यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्यारी सी घर की बहू आई है, उसको कमजोर मत समझो। वो संस्कारी है, इसीलिए आपको पलट के जवाब नहीं दे रही है। जी। जवाब तो उसे भी देना आता है, लेकिन वो आपको इस तरह से अपने उसमें ढाल लेगी, तो परिवार को जोड़ के भी रखेगी और अपनी भी रास्ते बनाते जाएगी ज़िंदगी। मुझे महीनों लग गए आपका असली चेहरा सबके सामने लाने में। जयति जी, आपका एक बहुत लैंडमार्क शो था जो इसी दौरान आया था 2090s में, दैट वाज़ जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जहाँ पर आपकी कॉमेडी टाइमिंग्स वर लाइक अमेजिंग। तो हाउ गेम चेंजिंग वाज जस्सी बिकॉज़ इट गेव अस अ न्यू जयति हू कैन डू कॉमेडी एज़ वेल। जो पहले आप कॉमेडी कर चुके थे, जस्सी ने कहीं न कहीं एक मॉडर्निज़्म टेलीविज़न में लेके आया है। एक छल्ली सी चश्मिश लड़की हमारे ऑफिस में सेक्रेटरी बनकर आएगी। अच्छा, मेरा जो इमेज था ना, वो बड़ी प्यारी लड़की का था। चाहे मैंने वो कॉमेडी तू तो मैं भी की थी, लेकिन फिर भी एक प्यारी, मतलब एक ऐसी लड़की जो बड़ी झेलती है ज़िंदगी में, या परिवार को साथ जोड़ के रखती है, थोड़ा सीरियस किरदार, जी। इस तरह से मिलते थे। लेकिन जस्सी जैसी कोई नहीं ने मुझे सार्केज़्म सिखाया। इस लड़की को देखना ही पड़ेगा। इसने आते ही हमारी जेबें काट दी। क्योंकि मेरा जो किरदार था बिंदिया का, जी। वो एक ऐसी औरत थी जिसको उसके पति ने वो फोटोग्राफर ऐसा दिखाया था, कभी दिखाते नहीं उनको, फोटोग्राफर दिखाया था, जो कि एक यंग मॉडल के लिए उसको छोड़ देती है। ओके। तो वो अंदर से खाई हुई औरत थी, आप समझिए, खार खाई हुई औरत थी। तो और ये मॉडलिंग एजेंसी थी, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी था, जैसे कोई नहीं का जो पूरा था, जी। गुलमोहर, गुलमोहर। वो जो था, वो क्या बोलते हैं, वो एड एजेंसी था, जहाँ पे सब मॉडल्स वो आती थी। और ये औरत अपनी जो है ना मराज निकालती थी एज एन ऑफिस गर्ल, कि उनके चेक नहीं पास करती थी जब तक वो आकर उससे मेरे को भी शेयर्स खरीदने का है। मॉम, शेयर्स नहीं, शर्ट, यू अंडरस्टैंड? शर्ट। ठीक से बात ना But करो। this is so realistic. I mean, इट इज वेरी रियलिस्टिक, इट वाज अ Yeah. वेरी रियलिस्टिक शो। तो आपको ऐसी औरतें मिलती है जो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल सही होती है, लेकिन एक जगह पे जाकर बिदक जाती है। तो ये थोड़ी बिदक जाती थी जब ऐसा कुछ किरदार होता था, और हमेशा उसका एक रहता था अपने जो बाकी लोगों के साथ, जो थोड़े ऊपर के लोग थे, उनके साथ उसका एक टेढ़ा सा रहता ही था। इस लड़की को देखना ही पड़ेगा। इसने आते ही हमारी जेबें काट दी। लेकिन वो अपने आप को थोड़ा बेचारा भी दिखाती थी अपने काम को कराने के लिए। तो जो सार्केज़्म है, क्योंकि वो लोगों से बात ही ऐसे करती थी कि उसके सार्केज़्म में से कॉमेडी निकलती थी। तो जस्सी जैसी कोई नहीं वाज़ अ वेरी वंडरफुल शो बिकॉज़ इट वाज़ अ प्रोग्रेसिव शो। हमारे किरदार भी थे
वो बड़े प्रोग्रेसिव Correct. थे और काम करने वाली औरतें थी, ऑफिस गर्ल्स थी जिन्हें कोई नहीं पूछता था, लेकिन फिर वो इस दुनिया में उन्होंने एक अलग दुनिया बना रखी है जिसमें वो खुश थे। मुझे याद है हमने एक रेस्टोरेंट का सीन किया था जहाँ पर जस्सी को मिलता है एक कि वो रेस्टोरेंट में जाकर खा सकती है जी। और वो हम सबको लेकर जाती है, तो हम 6-7 के साथ हो जाती थी, ऑफिस गर्ल्स और जस्सी जाते हैं और वहां पर जाकर मैं दिखा रही हूँ कि मैं बहुत मतलब रेस्टोरेंट्स में खा पी चुकी हूँ, और जब हाथ धोने का फिंगर बोल आता था मैं तो गरम गरम आया है पी लो। तो वो बोलती है कि क्यों? फिर बोलती हूँ देखो हमने इतना हैवी खाना खाया है ना, इसे पचाने के लिए ये लोग ग्लास में नींबू पानी देते हैं गरम वाला। तो That is so relatable. आई कैन नेवर फॉरगेट। आज भी जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ और फिंगर बोल आता तो एक बार मेरे मन में वो हंसी तो आ ही जाती है कि मैंने ऐसा किरदार निभाया था। मेरे साथ है जयती भाटेजी और इनका एक शो जो है ससुराल सिमर का, दैट्स अ केस स्टडी इन इंडियन टेलीविजन, बिकॉज उसमें जो ड्रामा भरपूर और एक पूरी कहानी जयती जी पे आधारित थी, क्योंकि जो हमारी माता जी थी वही सिमर की शक्ति थी, देवी माँ से बहुत था। तो ससुराल सिमर पे आरोप लगता है कि बहुत रिग्रेसिव था, बहुत ड्रामा था, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अ स्टोरी अबाउट अ वुमेन पावर, वुमेन एम्पावरमेंट। उसमें सब सुपरनैचुरल्स आए, सब तरह की सौतनें आई, साजिशें आई, षड्यंत्र आए, लेकिन एक माता जी का जो कैरेक्टर था, माता रानी से इंस्पायर्ड था। तो हाउ डू यू सी ससुराल सिमर का, डिस्पाइट इट ट्रोल्स एंड क्रिटिसिज्म, इट स्टिल रिमेन्स अ प्रोग्रेसिव शो? डू यू थिंक सो? सिमर, मैंने आपको घर से बाहर जाते हुए देखा, ये वापस कब आई? इट्स अ प्रोग्रेसिव शो, इट्स डेफिनेटली प्रोग्रेसिव। मैंने क्या कहा, आप अगर किसी शो में किसी कहानी में खोट देखना चाहेगा तो आपको दिखेगा ही, लेकिन आज भी आप देखिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी जब दोबारा आया है, इट इज स्टिल रूलिंग द चार्ट्स। यस, अनुपमा इज रूलिंग द चार्ट्स, ठीक है, नागिन इज रूलिंग द चार्ट्स। सो आई एम सेइंग कि एस्पिरेशनल शो जब होता है तो वो रूल करता है चार्ट्स। ससुराल सिमर का मेरे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने हमेशा से परिवार को जोड़कर रखने की बात की है। माता जी चाहे अपने रूल ऑफ द थंब से, चाहे वो स्ट्रिक्ट बन के कुछ भी करके, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिजनेस फैमिलीज होते हैं वो एक अलग तरह के माहौल में रहते हैं ताकि उनका बिजनेस टूटे ना, ताकि वो लड़के इधर उधर या जाकर, या क्योंकि तब माता जी खुद एक बिजनेस वुमन थी। अपने हस्बैंड के जाने के बाद उन्होंने मिठाई का बिजनेस संभाला था, जो एक छोटी दुकान से दद्दू जी हलवाई बनवाया था। उसके बाद उनके बेटे और उनके पोते भी उसी प्रोफेशन में आए। आपको बताऊं, मैं आज एक फूड ब्लॉग कर रही हूँ व्हिच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड वेरी सून। वो क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड लेगेसीज का है, क्योंकि माता जी लेगेसीज के बारे में बात करती थी, तो मैं जो फूड ब्लॉग कर रही हूँ मैं लेगेसीज के ऊपर बात कर रही हूँ। और उसमें मैंने जाकर यही देखा, मेरे बात भी समझ में आया कि क्यों ये सारी फैमिलीज जो है, फादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड नाउ द थर्ड जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, वो भी उन लेगेसीज को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हमारे आज की जिंदगी में जहाँ हम जमीन से उड़ के हवा में उड़ने लगे हैं, वहां लेगेसीज का और जमीन से जुड़े रहने का कितना बड़ा कितना प्लस पॉइंट है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। तो ससुराल सिमर का वाज दैट। वो ट्रोल हुआ क्योंकि हम उसमें चुड़ैलें दिखाई, हमने दिखाई, हमने क्या बोलते हैं, गायने दिखाए, हमने पाताली देवी निकाली, और ये सब हमने नागिन पहली बार उसमें आई, ये सब हमने दिखाया क्योंकि जो हमारी कहानी थी वो 2.5 साल के बाद हम अर्थ के जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स थे, जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे, सब लड़ चुके थे। अब क्या शो अच्छा चल रहा था, तो हमने कहा कि क्योंकि हम देवी माता के सबसे बड़े भक्त हैं, मैं और सिमर। घर तब बनता है जब एक सासू माँ बनती है अपनी बहू की माँ। तो हमसे लड़ाई करने के लिए दुनिया के जो डिफरेंट प्लैनेट से या दूसरे रेलम से जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो हमसे लड़ने आती है। आज हम एवेंजर्स नहीं दिखाते हैं, आज हम ये सब जो किरदार अवतार नहीं दिखा रहे हैं, तो ये वही तो है कि दूसरे रेलम से लोग जो है वो हमसे लड़ने आ रहे हैं, और हम अपनी अर्थ को, अपने साम्राज्य को, या अपने घर को, या अपने परिवार को उनसे बचा रहे हैं। माता जी इज द रियल ओजी स्टोरी। एब्सोल्युटली। रात को अकेले बाहर कहाँ जाऊंगी? मैं कहूंगी कि ससुराल सिमर का इज एन ओजी शो जहाँ पे सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स आए, उनसे हम लड़े। उसके बाद तो आप देखिए ना, उसके बाद तो बैल, क्या बोलते हैं, मतलब कोई एनिमल छोड़ा नहीं, कोई एनिमल जू सब आ गए टेलीविजन में, है कि नहीं? हम कम से कम वहां तक तो नहीं पहुंचे थे। एनीवे ओटीटी एक रेवोल्यूशन की तरह आया सिंस योर ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क, एंड आपका एक बहुत ही चर्चित ओटीटी शो था हीरा मंडी, जो आपके दिल के बहुत करीब है, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल आपका कैरेक्टर था,
तो जिस तरह से तो हाउ डिड हीरा मंडी हैपन एंड हाउ गेम चेंजिंग वाज हीरा मंडी? जैसे हर एक्टर की हमारे देश में इच्छा होती है कि वो एक बार मिस्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम करे। तो इसका इसका वो चल रहा था, कास्टिंग चल रही थी, लेकिन मुझे किसी ने याद नहीं किया था। 2 साल से इसकी कास्टिंग चल रही थी, लेकिन नोबडी कास्ट मी, या फिर मुझे ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया गया। अचानक मुझे मई के महीने में हम जून 26 से हमने शूटिंग शुरू की थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी कास्टिंग कितनी लेट हुई होगी। तो कुछ 15-16 मई के आसपास मेरे पास श्रुति महाजन जी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि जयति, ये ऐसा-ऐसा हम कास्टिंग कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमें सत्तू पत्तों की कास्टिंग जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, वो प्राइमरी कैरेक्टर्स है हमारे, जी। और वो जब तक नहीं करेंगे कास्ट, हमारी शूटिंग शुरू नहीं होगी। तो कैन यू प्लीज ये आप ऑडिशन अगले दिन करके भेजिए, लेकिन हमें नहीं पता आप सत्तों में कास्ट होंगे कि पत्तों में कास्ट होंगे। तो आप अपनी तरफ से अपने दिमाग से 2 एटीट्यूड बनाकर आप ऑडिशन भेजिए। जी। थोड़ी ब्रीफिंग मिली थी और कुछ मैंने उसको अपने हिसाब से किरदार बना के 2 अलग-अलग तरह से मैंने वो ऑडिशन भेज दिए। एंड विदिन 3-4 डेज आई वाज कॉल्ड टू से कि आपके ऑडिशन देखकर हमें बहुत हँसी आई, हमें बहुत मजा आया। सो योर कास्ट, अब सत्तू जी ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे, निवेदिता जी, जी। इनके साथ आपको एक वो बनाना है, एक केमिस्ट्री बनानी है, क्योंकि ये दोनों ऐसे किरदार, सर ने ऐसा सोचा था, संजय जी ने, कि ये दोनों ट्विन्स हैं जो कभी हाँ। बचपन में इनके माँ-बाप ने या कोई बेच कर गया होगा। हाँ, हाँ। लेकिन करते-करते उनको कोई ट्विन्स ऐसे मिले नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियाँ जिनकी किस्मत आपस में मिली हुई है, इसलिए वो 3 साल की उम्र में यहाँ पे बेची गई, एक साथ बड़ी हुई, एक गाने में कमाल थी, एक डांस में कमाल थी, लेकिन उस वक़्त के नेपोटिज़्म के चक्कर में, जो हमने देखा भी सीरीज़ में, नेपोटिज्म आ गया। हाँ, तब भी चलता था। चक्कर में उनको कोई किसी नवाब के सामने लाया ही नहीं गया, और पहले जी। हम जानते हैं कि नवाबों या राजाओं की पैट्रनेज के बगैर, जी। जैसे बाद में बिज़नेस फैमिलीज़ के साथ हो गया। बिरलास ने इतना टैलेंट को आगे बढ़ाया, गोयनकास ने बढ़ाया, तो बिज़नेस फैमिली जिसके पास पैसा है, वही आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ा सकता है। तो उनके पैट्रनेज के अलावा आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो ये जो था, फिर सत्तू और फत्तू के किरदार में हमें कास्ट किया गया, और देखते जब कहानी के परते खुलती गई, तो पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट किरदार है सत्तू फत्तू का, कि वो आगे जाकर स्वतंत्रता सेनानी बन जाती है। जी। वो अंग्रेजों के तो खिलाफ सीज़न 2 लड़ती में है। दिखने वाली है दोनों, बिकॉज़ वहाँ तो मर गई। नहीं, हम तो मरे नहीं। अच्छा, मरे नहीं? नहीं, हमारे ओके। लास्ट में अरे हम लोग टर्न लिए थे, तो हम देख के हम लड़े, लेकिन हम कहाँ पहुँचे वो हमें पता नहीं। वो सीज़न 2 की जब कास्टिंग सामने आएगी, कहानी तो लिखी जा रही है, जी। और नेटफ्लिक्स ने तो ये शायद वो भी कर जी, दिया है कमिश्नर। कि सेकंड सीज़न बनेगा। तो उसमें सत्तू फत्तू है या नहीं, या सत्तू है या फत्तू है, दोनों में से कौन है, ये मुझे तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया अभी तक। लेकिन हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑडियंस ने मेरे किरदार को बहुत पसंद किया, क्रिटिक्स ने मेरे किरदार को बहुत पसंद किया, जी। फत्तू के किरदार को। तो फत्तू तो रहना चाहेगी सेकंड सीज़न में, कुछ अलग अंदाज़। तो जयति भाटिया मेरे साथ है, लेकिन आपको बता दूं इनका रियल नाम है जयति चैटर्जी। तो ये एक बंगाली है, लेकिन इंडस्ट्री में इन्होंने केवल एक ही बंगाली शो किया है, होइचोई का, हाँ। तानसेन तानापुरा। तो ये बहुत कम लोगों को शायद जानते नहीं है, वो आपको पंजाबी समझते हैं, और बंगाली शो इतने दिनों बाद मिला। আমার এখানে কিন্তু শুধু গান নিয়ে থাকতে হবে, না হলে তুমি আসতে পারো। ऑलमोस्ट 20 इयर्स ऑफ करियर, बट यू Correct. डिड ऑलमोस्ट आप सोचिए कि मतलब मैंने 2020 में वो शो किया था, है ना? जी। अपनी जिंदगी के 50वें साल में मुझे मेरा पहला ऐसा शो मिला जो मेरी मदर टंग मातृभाषा का शो। मातृभाषा का शो मिला, और वो भी अचानक ही मिला, क्योंकि मैंने इच्छा जाहिर की थी कहीं किसी को ऐसे, मतलब बातों में, कि मैं एक बंगाली शो करना चाहती हूँ, जी। और वो कुछ टच में थे होइचोई के, और वहां से मुझे फोन आया कि हम एक नया शो बना रहे हैं जो एक म्यूजिकल थ्रिलर है, और उसमें जो उस्ताद का कैरेक्टर है, जो लीडी उस्ताद है, उस्ताद भी जो बोलते हैं, विदुषी, वो आपके पर्सनालिटी के साथ मिलता जुलता है, तो आप करना चाहेंगे? तो मैंने तो ऐसा जम किया कि मतलब मेरी मातृभाषा में लोगों को पता, मैं बंगाली में बात करूंगी, और डायलॉग बंगाली में बोलना कितना मधुर था। बहुत मधुर था, क्योंकि इतने खूबसूरत शब्द जो मुझे पता भी नहीं थे। আমার এখানে কিন্তু শুধু গান নিয়ে থাকতে হবে, না হলে তুমি আসতে পারো। क्योंकि मैं प्रवासी बंगाली हूँ, जो आसपास से या मेरे घर में लेकिन मेरे घर में बंगाली बोली जाती है। जी। ऐसे बहुत सारे प्रवासी बंगाली होते हैं जिनके घर में सिर्फ अंग्रेजी वगैरह बोली जाती है, लेकिन हमारे घर में बंगाली बोली जाती थी, और मेरी मदर बहुत बहुत ये इस बारे में कि हम बंगाली पढ़ना भी चाहिए, हमें लिखना भी चाहिए, तो हमारे घर में किताबें आती थी जिसमें से हम बंगाली पढ़ना लिखना सीखते थे। जी। तो आई न्यू हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, अच्छा, और तो बंगाली स्क्रिप्ट आप बोलना तो बांग्ला मुझे पढ़ लेते थे कोई? मैं बांग्ला, लेकिन मुझे उसको पढ़ने में वक्त लगता है, तो मैंने उनको कहा था कि आप रोमन में भेजिए, हाँ। तो वो उन्होंने मुझे रोमन भेजी या फिर लिख के दे देते थे, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था
गाने पे Sing. लिप सिंक करना क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं गा सकती, मैं बंगाली होते हुए भी नहीं गा सकती। ये तो कहते हैं कि बंगाली को तो गाना आराम से आता है, लेकिन मेरे कान बहुत सदे हुए हैं क्योंकि मैंने 17 साल ओडिसी डांस सीखा है, तो मुझे ताल और सुर का ज्ञान बहुत कमाल का है मेरा। तो मैं इसीलिए खुद भी बाथरूम में भी नहीं गा पाती क्योंकि मैं खुद ही चिढ़ जाती हूँ अपने आप से। तो कुछ लोग होते हैं ना कि पीपल आर गुड बाथरूम सिंगर तो बन सकते हैं, मैं बाथरूम में भी नहीं गा सकती क्योंकि मुझे जैसे ठीक से गाओ, मैं उसी में उलझ के रह जाती हूँ। तो यहाँ पर जो लिप सिंक था वो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन वो इतनी सुंदर तरह से मैंने मतलब उसका रियाज़ मैंने बहुत किया, विक्रम के साथ बैठकर रियाज़ किया, डायरेक्टर के साथ बैठकर रियाज़ किया और उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको डायरेक्ट किया। लेकिन बाकी का किरदार जैसे मैंने कहा कि मैं कैरेक्टराइज़ेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो उसका बैकग्राउंड उनपे कैसे बैठेंगी, कैसे चलेंगी, कैसे कैसे उनका तरीका होता है क्योंकि मैंने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है जी, अपने जी। बचपन में जहाँ मैं डांस सीखती थी। तो आई न्यू देयर बेयरिंग, तो वो एक निकाल के लेगी। लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मतलब अभी मेरे दिल के अगर करीब आप कहेंगे तो 2-3 शोज़ है उसपे एक्शन है। बस आखिर में एक आपका प्यार है जो हमेशा आपका बहुत हिस्सा रहा है, वो है फूड। तो फूड हमेशा यू लव दैट यू स्टार्टेड ब्लॉगिंग आल्सो, तो अपने नए जी। प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ खाने को लेकर जो है? जी हाँ, मैं श्रीनाथ मीडिया वर्क्स के साथ एक नया फूड ब्लॉग कर रही हूँ और ये उन्होंने ही मुझे कहा, पता नहीं क्यों कहा क्योंकि मैं जब उनसे पहली बार मिली थी, तो मैं बड़े सीरियस सिचुएशन में मिली थी उनसे बातचीत करते हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको फूड ब्लॉग करना चाहिए और मैं बहुत डरती थी क्योंकि इतने फूड ब्लॉग्स हैं, इतने लोग बना रहे हैं शोज़, तो मैं क्या बनाऊँगी? तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं जैसे कहा मुझे देखकर भी, मेरी बातों से भी मैं बहुत संस्कार के साथ और बहुत लेगेसीज़ के बारे में विश्वास जी, जी। करती हूँ। ज़मीन से जुड़ी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आगे लेकर जाते हैं। तो हमने जो फूड ब्लॉग का फर्स्ट सीज़न शूट किया है, वो लेगेसीज़ के ऊपर है। मुंबई में जो पुराने-पुराने रेस्टोरेंट्स हैं, जो आपको लगता भी नहीं है कि इनकी इतनी लेगेसीज़ होंगी। वो जो अनकही बातें हैं, जो छुपी हुई खानदानी बातें खाने। हैं, खानदानी। लेकिन वो लगता नहीं कि खानदानी, आपको लगता है हाँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट है, आपको मज़ेदार बात बताऊँ, जहाँ मैं जब शूट करने जाती थी तो सिर्फ इडली मँगाती थी वहाँ से या डोसा मँगाती थी, थिंकिंग कि इट्स अ साउथ इंडियन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई और उनके साथ मैंने शूट किया तब मुझे लगा कि माय गॉड, इट्स अ लेगेसी 65 इयर्स, जी। 65 साल की लेगेसी है उनकी और उनके हर तरह के खाने और कमाल के खाने और लोग दूर-दूर से उनके खाने को खाने आते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी जो छुपी हुई बातें हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी है, इमारत के पीछे की जो खूबसूरत कहानी है वो मैं आपको सुनाऊँगी फूड ब्लॉग में। और आप सब ये मैं आपको बता दूँ कि मैं खाना बहुत नहीं खा पाती हूँ लेकिन बहुत भुक्कड़ हूँ। मुझे अच्छा खाना देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। मैं आत्मा के लिए खाती हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुम आँखों के लिए और आत्मा के लिए खाती हो, तुम्हें भूख तो लगती नहीं है वैसे? मैंने कहा इट्स ट्रू। अगर अच्छा खाना नहीं हो मैं नहीं खा सकती। लेकिन हाँ, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, किसी ने प्यार से खाना बनाया हो तो मैं ज़रूर नतमस्तक होकर उसको ग्रहण करती हूँ। लेकिन दिल मेरा तभी खुश होता है जब बहुत अच्छा खाना जयंती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हम टेलीविज़न के बारे में, आपकी लाइफ़ के बारे में अनजानी बातें हमने आज बताई। आई होप दर्शकों को आपके बारे में कुछ अलग बातें इस पॉडकास्ट से पता चली होंगी। जी, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कलाकार के वो पहलू दिखाऊँ, जो ज़्यादातर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आई होप ये कोशिश में सक्सेसफुल रहा। हमसे बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अमित जी। हम बहुत दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आज ये मुकम्मल हुआ जोधपुर में आके। जी, जी, जी।